नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो चलिए बच्चों, परमपिता परमात्मा और सरस्वती माता का आशीर्वाद लेकर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ट्रिंकलाइजर्स के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ट्रिंकलाइजर्स किसके लिए इस्तेमाल होती है? तो दिमाग की चिंता को हटाने के लिए और स्लीप पिल तैयार करने के लिए, रिलैक्स देने के लिए होती है। तो वो मेडिसिन जो ट्रिंकलाइजर्स के रूप में होती है, नेप्रोक्सिन होती है, टेट्रासाइक्लिन होती है, या क्लोरफेनारामाइन होती है, या इक्वेनिल होती है। तो इक्वेनिल यूज़ की जाती है किसके तौर पर? ट्रिंकलाइजर्स के तौर पर इक्वेनिल का यूज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एंटीहिस्टामिन है? यानी जो हिस्टामिन को रोकता है। हिस्टामाइन एलर्जिक कंडीशंस को रोकता है, जो बॉडी के अंदर किसी बाहर के रूप से ना होकर अंदर के रूप से स्त्रावण हो जिनका। तो जैसे पेट की एसिडिटी एक तो खाने से होती है, और एक अपने आप ज़्यादा सेक्रेशन हो एसिडिक प्रॉपर्टी का, तो उन्हें रोकने के लिए हम जैसे मेडिसिन यूज़ करते हैं वो कौन सी होती है? रेनेटिडिन और सिमेटिडिन। जैसे आप लोग जिसे ऐसी लोग कहते हैं, तो वो आपके पास है एंटीहिस्टामिन मेडिसिन है, जो आपके पेट की जलन यानी अम्लीयता को रोकती है। और अगर खाने की भोजन से बनने वाली अम्लीयता है, उसे आप किससे रोकते हो? इनो, यानी आपके पास एंटासिड। तो चलिए, हमारे पास एंटीहिस्टामिन क्या चीज़ है? इनमें से कौन सी एंटीहिस्टामिन है? तो क्लोरेम्फेनिकोल होती है, या डिफेनिल हाइड्रामाइन होती है, नॉर एंथीड्रोन होती है, या पेप्सोल होती है। तो एंटीहिस्टामिन आपके पास कौन सी है? डाइफिनाइल हाइड्रामाइन होती है। तो डाइफिनाइल हाइड्रामाइन आपके पास किसका काम करती है? एंटीहिस्टामिन का काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कृत्रिम स्वीटनर जो केवल ठंड परिस्थितियों में स्थिर है और केवल ठंडे प्रयोग किया जाता है, ठंडे पदार्थों में प्रयोग किया जाता है, ठंडे पेय पदार्थों में प्रयोग होता है जिसका, वो आपके पास कृत्रिम स्वीटनर कौन सा है? यानी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट बोलते हैं जिसे। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट आपका ठंडी परिस्थितियों में कौन सा यूज़ होता है? एस्पार्टेम होता है, और सॉरी एलिटेम। तो आपके पास ठंडी परिस्थितियों में कौन सा यूज होता है? एलिटेम। और एस्पार्टेम जो यूज होता है वो कैसी परिस्थितियों में यूज होता है बच्चों? 2000 गुना अगर जिसका अधिक मान बढ़ाना हो, तो यानी साधारण चीनी से 2000 गुना अधिक मीठा होता है एस्पार्टेम। और एलिटेम कितना होता है? 100 गुना होता है। सुक्रालोज आपके पास 600 गुना होता है। और आपके पास सैक्रिन 550 से 500 गुना के बीच मानी जाती है स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर। चलिए, बाइथियोनॉल एडिड टू सोप एक्ट एज, यानी बाइथियोनॉल का काम सोप में किसका काम करता है? तो ये आपके पास है एंटीसेप्टिक का काम करता है। किसके अंदर है? साबुन के अंदर। यानी ये सॉफ्टनर का काम नहीं करता, ड्राइंग का काम नहीं करता, बफरिंग एजेंट का काम नहीं करता। ये काम किसका करता है अपने पास? एंटीसेप्टिक। यानी आपके पास एंटीसेप्टिक के तौर पर प्रयोग किया जाता है बाइथियोनॉल को, किसमें? साबुन में। तो निम्नलिखित में से कौन एनाल्जेसिक है? एनाल्जेसिक होते हैं पेन किलर। तो हमारे पास एनाल्जेसिक के तौर पर कौन प्रयोग होता है जो हमारे दर्द निवारक के तौर पर प्रयोग किया जाता है? क्या आपके पास स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरोमाइसिटिन है, नावोल्जीन है, या पेनिसिलिन है? तो आपके पास नोवल्जीन है, जो किसके तौर पे काम आती है? एनाल्जेसिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि क्लोरोक्सिनोल और क्या है ट्रपियोनॉल का मिश्रण क्या है? तो क्लोरोक्सिनोल और दूसरा है अपने पास ट्रपियोनॉल का मिश्रण किसके तौर पे काम आता है? तो ये दोनों के दोनों वैसे किस के घटक होते हैं? डिटॉल के घटक होते हैं। और डिटॉल आपकी क्या काम करती है? एंटीसेप्टिक का काम करती है। तो आपके पास जो क्लोरोक्सिनोल है और ट्रपियोनॉल है, दोनों के दोनों एंटीसेप्टिक का काम करते हैं। और आपके पास एंटी जो पायरेटिक होते हैं, ये आपके पास बुखार में काम आती है, जो आपके बॉडी का तापमान कम करती हैं। एंटीबायोटिक आपकी जीवाणुनाशी होती है। एनाल्जेसिक आपकी दर्द निवारक का काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंटा एसिड के रूप में प्रयोग किया जाता है? इप्रोनोजिड होता है, या साल्वर्सेन होती है, जेंटेक या क्लोरिम्फेनिकोल होती है? तो इप्रोनोजिड, साल्वर्सेन, जेंटेक या क्लोरिम्फेनिकोल। तो आपके पास जेंटेक यूज होती है किसके तौर पर? एंटा एसिड के तौर पर।
क्लोरिम्फेनिकोल को हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं, सबसे खतरनाक भी मानी जाती है क्लोरिम्फेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी पूरी तरह से जीवाणु भक्षी का काम करती है। और एप्रोनोजिड और साल्वर्सेन, ये जैसे मेडिसिन साल्वर्सेन जो पूछी जाती है बच्चों, ये खास है कि साल्वर्सेन क्या है। साल्वर्सेन आपकी सिफिलिस के तौर पे काम आती है, सिफिलिस डिसीज़ को ख़त्म करती है। और सिफिलिस होती किससे है? बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरियल डिसीज़ है सिफिलिस। और इस बीमारी का इलाज खोजा किसने था? पॉल एरलिस ने खोजा था। पॉल एरलिस ने औषध बनाई थी कौन सी? साल्वर्सेन। और वैसे साल्वर्सेन का जो दूसरा नाम है वो है आपके पास आर्सेफिनेमिन, आर्सेफिनेमिन। तो ये दूर यूज किया जाता है अपने पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट ये है कि ड्रग्स जो रिसेप्टर साइट को बांधते हैं और इसके प्राकृतिक कार्य को रोकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विरोधी कहते हैं। विरोधी का मतलब हमारे पास जो रिसेप्टर साइट होती है, रिसेप्टर साइट किसके लिए लागू होती है? एंजाइम और हमारी जो सेल है उनके संकेतों के लिए यूज़ करते हैं हम। जो रिसेप्टर है वो संकेत देता है और दूसरी जगह भेजता है सेल के द्वारा। तो रिसेप्टर को जो बांधने का काम करते हैं और प्राकृतिक रूप से उन्हें रोक देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विरोधी कहते हैं, एंटी कोएगनिस्ट बोलते हैं। आगे दवा टेगामेट, दवा जो टेगामेट है वो क्या है? एनाल्जेसिक है, एंटी डिप्रेशेंट है, संवेदनाहारी है या एंटासिड है? तो वो आपके पास एंटा एसिड है। संवेदनाहारी कौन सी आती है? ट्रैंक्विलाइजर्स। एनाल्जेसिक कौन सी होती है? दर्द निवारक। एंटी डिप्रेशेंट क्या है? जो निशांतक दवा काम करती है, जो शांत करती है दिमाग को। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कैटाइनिक डिटर्जेंट है? कैटाइनिक डिटर्जेंट निम्न में से कौन सा है? तो कैटाइनिक डिटर्जेंट की बात करें हम तो आपके पास साबुन और जो आपके पास डिटर्जेंट है, दोनों के दोनों कैटाइनिक एनाइनिक और दोनों कैटाइनिक की कैटेगरी से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा कैटाइनिक डिटर्जेंट जो खास तौर पर काम आता है वो हमारे पास मुख्य तौर पर बालों के कंडीशनर के लिए यूज़ होता है, शैम्पू या बालों के कंडीशनर के लिए। तो सोडियम लोरिल सल्फेट और जो क्या है कि सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फेट है, ये दोनों के दोनों एनाइनिक हैं। उसके अलावा ग्लाइसरीओलेट, ये आपके पास फैटी एसिड है, ये आपके पास फैटी एसिड है, यानी एक तरह से वसा का रूप है। बचा कौन? कैटिल टर्मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, यानी क्या है कि सेटिल सिटाइल बोलते हैं, कैटिल लिख दिया इसने, सिटाइल टर्मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड होता है। यानी सिटाइल टर्मिथाइल अमोनियम जो ब्रोमाइड है, अमोनियम ब्रोमाइड जहाँ पीछे लिखा हुआ है और टर्मिथाइल और कैटिल है, ये आपके पास कैटाइनिक डिटर्जेंट है। इसका प्रयोग कंडीशनर के तौर पे किया जाता है बालों के लिए। कृत्रिम स्वीटनर जो क्लोरीन उपस्थित और चीनी के रूप में स्वाद है और स्थिर और खाना पकाने के तापमान पर भी शामिल है। यानी आपके पास कृत्रिम स्वीटनर जिसमें क्लोरीन उपस्थित होती है, चीनी के रूप में स्वाद है ये, और स्थिर खाना पकाने को तापमान पे यूज़ किया जाता है। तो वो कौन सा आपके पास है? सुक्रालोज। आपको बताया था कि सुक्रालोज आपके गर्म पेय पदार्थों में प्रयोग किया जाता है, स्थिर ताप पे इसका प्रयोग किया जा सकता है। और एलिटेम जिसका प्रयोग केवल ठंडे पेय पदार्थों में ही होता है। नारकोटिक एनाल्जेसिक है, आपके पास एस्प्रिन होती है, पैरासीटामोल होती है, कोडेन होती है या क्यूमिडीन होती है। तो आपके पास नरकोटिक का मतलब है जिसकी आदत पड़ जाए, तो वो नरकोटिक एनाल्जेसिक कौन सी है? कोडीन। तो कोडीन की क्या है? आदत हो जाती है। निम्नलिखित में से जीवाणुनाशक एंटीबायोटिक हैं एक जीवाणु भक्षी होती है और एक आपके जीवाणु नासिक होती है। तो आपके पास ऑफ्लॉक्सासिन आपके पास क्या है? जीवाणुनाशक एंटीबायोटिक है, और बाकी आपके पास ये जीवाणु भक्षी है। यानी ये दवाइयाँ आपके पास कैसी होती है? जीवाणु भक्षी होती है, जिन्हें हम, एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक और एक होता है बैक्टीरियोसिडल। तो आपके पास जीवाणुनाशक है जो एक तरह से केवल उनके प्रभाव को रोकती है, उनका कारण रोकती है, वो होती है जीवाणुनाशक। और दूसरी जो क्या है कि पूरी तरह से जीवाणुओं को ख़त्म करती है। उनके अलावा जो हमारे अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो उपयोगी होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाती है, तो वो होती है हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक। और खाद्य पदार्थों के रूप में ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोइलिन, यानी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोइलिन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है,
फ्लेवरिंग एजेंट है, कलरिंग एजेंट है, एमल्सिफायर के रूप में काम करता है। यानी ये आपके पास एंटीऑक्सीडेंट है। तो हमारे पास ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी जो टॉयलिन है ये किसका काम करती है? एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। यानी इसको हम किसके रूप में प्रयोग करते हैं ये याद रखना, खाद्य परिरक्षक है। ये आपके पास खाद्य परिरक्षक है। खाद्य परिरक्षक का मतलब है कि इसका प्रयोग वसा के परिरक्षण में काम आता है। जैसे मक्खन है तो मक्खन के परिरक्षण के लिए किसका यूज़ किया जाता है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉयलिन का यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बेंजोएट का उपयोग किसके रूप में होता है? जैसे पहला खाद्य संरक्षक और दूसरा कृत्रिम स्वीटनर, एंटीऑक्सीडेंट और डिटर्जेंट के रूप में। तो देखो, एक होता है खाद्य संरक्षक, इसके तौर पे प्रयोग होता है किसका? सोडियम बेंजोएट। और कोल्ड ड्रिंक्स में आपका प्रतिरक्षी यही होता है। जो कोल्ड ड्रिंक्स में है उसमें अगर पूछे आपसे कि खाद्य संरक्षक कौन सा प्रयोग किया जाता है तो आपके पास सोडियम बेंजोएट यूज होता है। उसके अलावा ठंडे जो पदार्थ हैं ज़्यादातर जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह ही, तो उन्हीं का यूज़ होता है। खास तौर पर कौन है? सोडियम बेंजोएट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटा एसिड। यानी निम्न में से कौन एंटा एसिड नहीं है? फिनाइलजीन नहीं है, रेनिटिडीन नहीं है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या सिमेटिडीन। यानी आपके पास एंटा एसिड नहीं है, प्रति अमल कारक नहीं है। यानी कौन सा प्रति अमल कारक नहीं है इनमें से? तो वो फिनाइलजीन है। फिनाइलजीन आपका एंटा एसिड नहीं है। बाकी सारे के सारे एंटा एसिड हैं। रेनिटिडीन है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सिमेटिडीन। रेनिटिडीन और सिमेटिडीन दुनिया भर की प्रयोग होती है। रही बात एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास इनों में एक मुख्य घटक के तौर पे काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एलर्जी शरीर के उत्पादन के कारण होती है, किसके उत्पादन के कारण होती है? यानी एलर्जी पैदा होती है किसके उत्पादन के कारण? हिस्टामिन। जो हिस्टामाइन पैदा जो होते हैं इनके कारण शरीर में एलर्जी पैदा होती है और इनको रोकने के लिए हम एंटी हिस्टामिन का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए हमारे पास एंटी हिस्टामिन किसका रोकने का काम करती है? एलर्जी को या हिस्टामाइन के उत्पादन को। निम्नलिखित में से कौन सा संवत लत और संशोधन के बिना एनाल्जेसिक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा लत और संशोधन के बिना, यानी जिसकी लत ना हो, वो नॉन नर्कोटिक हो, तो नॉन नर्कोटिक हो और एनाल्जेसिक भी हो, तो आपके पास मॉर्फिन है। ये आपके पास अफीम के पौधे से मिलती है, आपको पता है बच्चों। ओपियम पॉपी से मिलती है अफीम, और इसी के साथ हेरोइन भी मिलती है। डायजेपाम है। और एन एसिटी 1 पैरा एमिनोफिनॉल, यानी 1 एन एसिटी होता है, 1 पैरा और एमिनोफिनॉल है और 1 LSD है। यानी आपके पास मॉर्फिन और LSD दोनों के दोनों खतरनाक चीज़ है। और जो LSD है लाइसर्जिक डाइथाइलेमाइड कहते हैं, भ्रम पैदा करने वाली दवा भी बोलते हैं इसको। यानी ये भी एक औषध लत लगने वाली है, इसे हम भ्रामक औषध भी कहते हैं। और आप बच्चों मुझे कमेंट में ज़रूर बताओगे, मैंने बहुत बार बताया ये क्वेश्चन कि LSD आपकी किससे प्राप्त होती है? LSD औषध आपकी किससे प्राप्त की जाती है? LSD का पूरा नाम है लाइसर्जिक डाइथाइलेमाइड। यानी आपके पास अगर आपके पूछे कि LSD किस तरह की औषध है तो हालोसिनोजेनिक बोलते हैं इसे। हालोसिनोजेनिक का अर्थ है कि किसी में भ्रम पैदा करना। तो भ्रामक पैदा करने वाली औषध कौन सी दी जाती है? LSD दी जाती है। तो हमारे पास जिसकी हमें लत नहीं पड़ती यहाँ वो कौन सी है? ये है एमिनोफिनॉल। याद रखनी है बच्चों, यानी एसिटी पैरा एमिनोफिनॉल बोलते हैं इसे सिंपल, कि एन एसिटी 1 पैरा एमिनोफिनॉल आपकी किसका काम करती है? एनाल्जेसिक का, और इसकी किसी भी प्रकार की लत नहीं पड़ती। आगे आता आकांक्षा एक एसिटाइल उत्पाद है। यानी इसमें से आकांक्षा एसिटाइल उत्पाद कौन सा है? तो वो आपके पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कौन सा होता है? इसका मतलब कहा जाता है कि आपके पास एस्प्रीन देने वाला यौगिक कौन सा है। यानी आकांक्षा का मतलब होता है एस्प्रीन देने वाला एसिटाइल यौगिक कौन सा है। तो वो आपके पास बच्चों ये होता है COOH।
और OH, ये सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसे हम वैसे सैलिसाइलिक एसिड भी बोलते हैं। और एक बात और यहाँ पे खास पते की बात है बच्चों, याद रखना कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है सैलिसाइलिक अम्ल का, कि सैलिसाइलिक अम्ल बनाने के लिए कौन सी नामांकक रिएक्शन यानी अभिक्रिया प्रयोग होती है, तो कोब प्रक्रिया प्रयोग की जाती है। कोल्बे बोलते हैं उसे, कोल्बे। याद रखना, लिख देता हूँ, ऐसे आएगा नाम, कोल्बे। कोल्बे अभिक्रिया का प्रयोग होता है किसको बनाने के लिए, सैलिसाइलिक एसिड बनाने के लिए। और इंग्लिश में नाम कैसे लिखा मिलेगा, कोब रिएक्शन, KOLBE और S और फिर लिखा मिलेगा रिएक्शन। तो आपसे कभी भी पूछ ले कि सैलिसाइलिक अम्ल बनाने के लिए हम किस रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं, तो कोल्बे प्रक्रम, कोल्बे अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं किसके लिए, इसी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनाने के लिए। और ये कहता है आकांक्षा एक एसिटाइल उत्पाद है। आकांक्षा होती है एस्प्रीन, आकांक्षा क्या होती है आपकी, एस्प्रीन होती है। एस्प्रीन में कौन सा यौगिक होता है, यही होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और जिसकी शक्ल कैसी होती है, ऐसे बेंजीन रिंग लगा के ऊपर COOH ही होगा बच्चों, फिर O और ये C डबल बॉन्ड O और CH3, ये होता है आपके पास एस्प्रीन। एस्प्रीन आपके पास इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, अम्ल बनने से रोकता है, नंबर 1 शरीर के आमाशय में, नंबर 2 एंटीपायरेटिक भी होती है और एनाल्जेसिक भी होती है, तीनों काम करती है एस्प्रीन। ट्रिपल पावर कहा जाता है इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दवा जो चिंता को कम करने और शांति लाने के लिए प्रयोग की जाती है, यानी आपके दिमाग को शांत करती है, स्लीप पिल तैयार करती है। जैसे रातों को नींद नहीं आती तो उस इंसान को शांत करने के लिए, उसके दिमाग की प्रवृत्ति को बदलने के लिए, उसके मस्तिष्क की प्रवृत्ति को बदलने के लिए कौन सी औषध दी जाती है, ट्रिंक्विलाइजर्स दी जाती है बच्चों। कि ट्रिंक्विलाइजर्स किसका काम करती है, स्लीप पिल, और रिलैक्स देती है किसको, न्यूरॉन्स हार्मोन को। जो न्यूरॉन आपके बिल्कुल उबड़ खाबड़ हो जाते हैं, जो सही से काम नहीं कर पाते, तो फिर से आपका संतुलन शरीर का बिगड़ जाता है, जिससे आप एक चिंताजनक विषय में पड़ जाते हो और जिससे आपको नींद नहीं आती। तो उस तरीके के रोग के निवारक के लिए हम शांतिजनक औषध कौन सी प्रयोग करते हैं, ट्रिंक्विलाइजर्स, इक्वेनिल। जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था वो इसी से जुड़ा हुआ है। और आपके पास बाकी जो है हमारी मेडिसिन हमने बता दी, एंटासिड, एनाल्जेसिक और मूत्रवर्धक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द सैक्रीन एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, यानी आपके पास सैक्रीन के अंदर जो एक कृत्रिम स्वीटनर है, जो आपके पास एक कृत्रिम मधुरक है, उसमें कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता, तो वो आपके पास फास्फोरस नहीं होता बच्चों, कार्बन होता है, सल्फर होता है और नाइट्रोजन होती है। इस पे क्वेश्चन आता है कि सैक्रीन के अंदर आपके कौन से तत्व मौजूद होते हैं, तो जैसे कार्बन है, सल्फर है और क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस इसमें उपस्थित नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरोइन एक है, तो हेरोइन आपका किससे मिलता है, ओपियम पॉपी से मिलता है। तो ओपियम पॉपी आपके पास अफीम को कहा जाता है, अफीम से प्राप्त किया जाता है। और हेरोइन दुनिया का सबसे बढ़िया एनाल्जेसिक भी माना जाता है बच्चों, कि इसके मुकाबले का दूसरा कोई एनाल्जेसिक नहीं है। तो ये आपके पास कैसा है, नरकोटिक है गैर मादक यानी नॉन नरकोटिक है, एनेस्थेटिक है या एंटीसेप्टिक है। तो ये आपके पास नरकोटिक है बच्चों, यानी स्वापक कहा जाता है, मादक कहा जाता है। मादक का अर्थ होता है नशे के तौर पे प्रयोग करना, और हिंदी में इन्हें हम एक नाम और देते हैं, स्वापक। स्वापक का अर्थ होता है नरकोटिक, यानी जिसकी आदत पड़ जाती है। मादक का अर्थ भी है कि जिसे हम एक तरह से नशे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज़ है हमारे पास क्या, हेरोइन। तो यानी अफीम के जितने भी कंटेंट्स निकल के आते हैं, ये एक तरह से कृत्रिम और प्राकृतिक कार्बन अपरूप ही कहलाते हैं। कि कार्बन के अपरूप के तौर पर हीरा और ग्रेफाइट तो है ही, उसके अलावा मॉर्फिन है, गैफिन है और उसके अलावा हेरोइन, इस और अफीम, ये आपके पास एक तरह से कार्बन के मुख्य प्राकृतिक अपरूप है जो पौधों से प्राप्त होते हैं बच्चों। इसके अलावा
गैर मादक पदार्थ वो होते हैं जिनकी आदत ना हो, जो अस्वापक होते हैं। एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक कौन से होते हैं? जो ऑपरेशन थिएटर में चीर फाड़ में प्रयोग होते हैं। जैसे आपके पास विलियम सिम्पसन ने सबसे पहले क्लोरोफॉर्म यूज़ की थी, लेकिन आज के वक्त हम क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये आपके नर्व सिस्टम पर बुरा प्रभाव डालती है, तंत्रिका तंत्र को ख़त्म कर देती है। एक तरह से बंदा पैरालाइज हो सकता है, कोमा में जा सकता है, या पूरी तरह से परमात्मा से मिल सकता है। इतनी डेंजरस होती है क्लोरोफॉर्म। वैसे अगर ज़्यादा मात्रा में दे दी जाए, आज के समय में एनास्थेटिक के तौर पे जो प्रयोग होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जिसे आप लोग हास्यास्पद गैस कहते हो, यानी N2O। तो ये एनास्थेटिक के तौर पे प्रयोग होती है N2O। उसके बाद एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक के तौर पर जैसे हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा है डिटॉल, और कई बार क्वेश्चन आता है कि आयोडीन और जो अल्कोहल है उसका मिश्रण भी एंटीसेप्टिक के तौर पे काम आता है, जिसे हम टिंक्चर आयोडीन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि साबुन की तुलना में डिटर्जेंट एक बेहतर यौगिक माना जाता है, क्यों? तो वे कठिन पानी से कम प्रभावित होते हैं, यानी कठोर जल से कम प्रभावित होते हैं डिटर्जेंट, या उनका उपयोग अम्लीय समाधान में किया जा सकता है, यानी अम्लीय विलयन बनाने में भी किया जा सकता है, अम्ल के तौर पे प्रयोग किया जा सकता है। यानी आपके पास जो डिटर्जेंट होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति होती है साथ में। और उनके अलावा आपसे ये पूछा गया है कि वे बेहतर कपड़े धोते हैं, नहीं। डिटर्जेंट का इस्तेमाल किसके तौर पे होता है? ख़ास तौर पर कि वो एक तो कठोर जल से प्रभावित नहीं होते, यानी आपके हार्ड वाटर से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, यानी ये आपके हार्ड वाटर में भी झाग बनाने में सक्षम होते हैं, लेदरिंग पैदा कर सकते हैं किसके अंदर? हार्ड वाटर के अंदर। दूसरा, ये अम्लीय समाधान के तौर पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कहने का अर्थ जल में मिलाने पे अम्लीय विलयन दे सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कि व्यापक स्पेक्ट्रम दवा कौन सी है? यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम जीवाणु, जीवाणु दवा के ऊपर पूछा है इसने। जीवाणुनाशी प्रतिजैविक औषध के बारे में पूछा है, एंटीबायोटिक पूछी है, तो वो आपके पास कौन सी है? क्लोरेम्फेनिकोल। यानी आपके पास व्यापक जो यहाँ औषध है स्पेक्ट्रम में वो क्लोरेम्फेनिकोल है। ये क्वेश्चन बड़ा खास है बच्चों, यही क्वेश्चन अड़ता है बहुत ज़्यादा, और ये सारे क्वेश्चन बच्चों +2 लेवल के हैं, एक भी क्वेश्चन आपको छोटी क्लास की किताब में नहीं मिलेंगे। तो क्लोरेम्फेनिकोल जो है वो आपकी व्यापक स्पेक्ट्रम के तौर पे काम करती है, और एक जीवाणु नासी है ये। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है इसे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दवा जो एंटीसेप्टिक के साथ साथ एनाल्जेसिक है, तो एक ऐसी औषध जो एंटीसेप्टिक भी है लेकिन एनाल्जेसिक, तो वो आपके पास है पैरा एसिडामिडोफिनॉल। यानी आपके पास एंटीसेप्टिक के साथ साथ एनाल्जेसिक का भी काम करती है पैरा एसिडामिडोफिनॉल। यानी आपके पास अगर इसमें याद रखने का तरीका याद ढूंढना है तो देखो, क्लेरिम्फेनिकोल और पैरासीटामोल ये आपकी नहीं हो सकती। और रही बात क्लोरोप्रोमेजेन और हाइड्रोक्लोराइड, यानी क्लोराइड वर्ड जहाँ आ गया वो एंटीसेप्टिक और एनाल्जेसिक नहीं हो सकती। फेनॉल वर्ड आ जाए बच्चों, जहाँ फिनॉल दिया हुआ है, एसिडामिडोफिनॉल, यानी एसिडामिडोफिनॉल का अर्थ है फिनॉल आपका एंटीसेप्टिक है, और एसिडामिडो जो वर्ड लगता है वो किसके लिए? एनाल्जेसिक। तो आपके पास एसिडामिडोफिनॉल दोनों काम करती है, एंटीसेप्टिक और एनाल्जेसिक का। एक संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी संकीर्ण स्पेक्ट्रम का मतलब होता है आपके पास एक बिल्कुल शॉर्ट रेंज के अंदर जो एंटीबायोटिक यूज होती है, यानी आपके पास नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जिसे कहा जा सकता है। एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम और एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम। तो ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जिसमें आपके पास ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ सक्रिय है, ग्राम नकारात्मक जीवाणु ही, एकल जीव या एक रोग के लिए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के लिए। तो या ये तो एक ही है, ये और लग गया, और का मतलब है दोनों के लिए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ सक्रिय है। यानी ये जो संकीर्ण स्पेक्ट्रम है ये या तो ग्राम पॉजिटिव के लिए लगती है और या आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लगती है, और बाकी ये केवल दिया हुआ है ग्राम बैक्टीरिया जो नेगेटिव है, एकल जीव या एक रोग के लिए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए इस्तेमाल नहीं होती, अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। किसको? हम संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक साबुन की चमड़े की संपत्ति को बढ़ाता है? साबुन की चमड़े की अर्थ का मतलब है लेदरिंग ऑफ सोप। लेदरिंग ऑफ सोप का मतलब है कि जो आपके पास साबुन के झाग की प्रवृत्ति को ज़्यादा देर तक टिकाए रखता है, यानी साबुन में झाग बनाने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, वो आपके पास सोडियम रोजिनेट होता है बच्चों। कि साबुन में लेदरिंग प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ करता है, साबुन के अंदर झाग बनाने की प्रवृत्ति को इंक्रीज़ करता है, वो आपके पास कौन सा है? रोडी सोडियम और रोजिनेट। चलिए, ग्लिसरॉल को साबुन में मिलाया जाता है, यह खालिस्तान कार्य करता है। इसका काम क्या है? यानी साबुन जो आपके पास प्रयोग होती है उसमें ग्लिसरॉल, वैसे आपके पास साबुन बनाने के समय एक सह उत्पाद भी होता है, बाई प्रोडक्ट भी होता है, नंबर एक। नंबर दो, ग्लिसरॉल जो साबुन में मिलाया जाता है वो आपके पास तेज़ी से सूखने से रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि ग्लिसरॉल वातावरण से नमी को अवशोषित कर लेता है, यानी आपके पास ह्यूमिड एब्जॉर्बिंग एजेंट होता है। ये आपके पास वातावरण से नमी का अवशोषण करता है, जिससे लगातार साबुन आपकी टिकी रहती है, जिससे वो शुष्क नहीं होती। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है यहाँ बच्चों कि साबुन के जमाव के लिए प्रक्रिया में कौन सा रसायन प्रयोग होता है? तो वो टेबल साल्ट सोडियम क्लोराइड प्रयोग होता है साबुन के जमाव के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल डिश वॉशिंग डिटर्जेंट का एक उदाहरण है? हमारे पास डिश वॉशिंग जो डिटर्जेंट होता है बच्चों, बर्तन धोने के लिए, ये हमेशा कौन सा डिटर्जेंट प्रयोग होता है? ये आपके पास उदासीन होता है, ना तो आयनिक यानी ना तो कैटायनिक होता और ना ही एनायनिक होता। तो देखो, इन तीन में आयन बने खड़े हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों के अंदर जो आयन बने हुए हैं ये आपके पास तीनों के तीनों किस तरह के डिटर्जेंट है? ये आपके पास आयनिक डिटर्जेंट है, जिसमें से 2 एनायनिक है, एक ये और एक ये दोनों एनायनिक है, जिसमें पीछे वाला धन आयन होना तो और आगे वाला ऋण हो, वो होते हैं एनायनिक। यानी आपके पास नेगेटिव आयन वाले यानी ऋणात्मक डिटर्जेंट कहा जाता है इन्हें। बच्चों क्या ध्यान रखना है, जहाँ पीछे धन आयन पड़ा है जैसे सोडियम और आगे इनके ऋण आयन पड़ा है, तो आगे जो ऋण आयन होता है लंबी चेन में, वो आपके पास ऋणात्मक आयन वाले होते हैं, और जहाँ पीछे ऋणात्मक और आगे धनात्मक हो, ये कैटायनिक होते हैं। ये धनात्मक यानी धन आयन वाले कैटायन डिटर्जेंट बोलते हैं इन्हें। तो देखो, ये कंडीशनर के तौर पे प्रयोग होता है, यानी जिसे हम सेटिल बोलते हैं, सिटिल। यानी आपके पास जो प्रॉपर्टी यूज होती है सिटिल ब्रोमाइड वाली जो है वो कैटायनिक डिटर्जेंट है, जो कंडीशनर के तौर पे काम आता है। और इसमें पहचान बता दी मैंने बच्चों, जहाँ पहले आयन एनायन पड़ा है और या कैटायन पड़ा है, एनायन वाले दोनों एनायनिक है, ऋण आयन वाले डिटर्जेंट है, ये धन आयन वाला कैटायनिक है। अब इसमें देखो, इस चेन में कहीं भी आपका आयन मौजूद नहीं है, ये आपका उदासीन है, तो ये आपके पास क्या है? डिश वॉशिंग डिटर्जेंट होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में दवा के कार्य के लिए लक्ष्य अणु नहीं है? यानी जिसे हम टारगेट मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। जैसे आपने दवा खाई और शरीर में वो दवा लेकर दूसरी जगह जाएगा जहाँ रोग लगा हुआ है, रोग कारक बैठे हैं, उनको नष्ट करने के लिए, तो आपके पास टारगेट मॉलिक्यूल का काम निम्न में से कौन नहीं कर सकता? विटामिन नहीं करती, कार्बोहाइड्रेट करता है, लिपिड करता है, और क्या करती है? प्रोटीन। यानी जो आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, जिनके अणु बड़े आकार के होते हैं, वो आपके पास कार्य करते हैं किसका? टारगेट मॉलिक्यूल का। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। तो बच्चों, यही थे वीडियो में आज के मैक्सिमम क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करना।